तो मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर ए में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा है वो है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में वैसे तो बहुत सारे राजाओं ने शासन किया है, बहुत सारे वंश हुए हैं। दोस्तों हम सारे वंशों को क्रम बाई क्रम करके जानेंगे और इनसे किस तरीके के क्वेश्चन आंसर बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। दोस्तों उनके बारे में भी हम जिक्र करते हुए आगे टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों बिना देरी करे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर किन किन वंशों का शासक हुआ है और कौन कौन से प्रतापी शासक उन वंशों के हुए हैं और इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आइए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत पे प्रमुख 5 राजवंश हुए थे। दोस्तों उन्हें याद करने की एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक है। दोस्तों ट्रिक हो जाती है हमारी गुड़ खा तसले में। दोस्तों गुड़ से हो जाता है गुलाम वंश, खा से हो जाता है खिलजी वंश, ता से हो जाता है तुगलक वंश, सा से हो जाता है सैयद वंश, ला से हो जाता है लोदी वंश एंड मा से हो जाता है मुगल वंश। दोस्तों ये प्रमुख वंश हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। दोस्तों जैसा कि इससे पहले वाले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, जिस टॉपिक का नाम था मुस्लिम आक्रमणकारी। दोस्तों उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि गुलाम वंश का एक शासक हुआ था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के टॉपिक में स्पेशली हम गुलाम वंश को पढ़ेंगे और समझेंगे कि गुलाम वंश में कौन कौन से प्रतापी शासक हुए हैं। तो दोस्तों चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं गुलाम वंश के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। अगर दोस्तों बात की जाए कि गुलाम वंश कब से कब तक रहा है, तो दोस्तों गुलाम वंश हमारा 1206 से 1290 तक रहा है। दोस्तों इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन इसको हम वास्तविक संस्थापक के रूप में नहीं मानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों आपका कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव को रखा था और इसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। साथ ही साथ इसने 1000 खंबा महल का निर्माण भी कराया था। दोस्तों जैसे कि इसके नाम से ही फेमस है कि 1000 खंबा मतलब इसमें 1000 खंबे रहे होंगे, इसीलिए इसको 1000 खंबा महल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दान करता था, लाखों रुपए का दान करता था, इसीलिए इसको एक उपाधि मिली हुई थी। दोस्तों इसे उपाधि के नाम से हम जानते हैं जिसका नाम था लाख बख्श। दोस्तों कुतुबुद्दीन को हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो दोस्तों इसने अपनी राजधानी के रूप में लाहौर को चुना था। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। इसका सेनापति बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी था दोस्तों, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था, जिसने 1198 नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर तबाह कर दिया था। वही दोस्तों इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। दोस्तों अगर इसके गुरु की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुरु था वो था बख्तियार काकी, जिसके नाम पर ही इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। दोस्तों आगे बात की जाए कि दोस्तों 1210 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु चागौन अर्थात जिसे पोलो कहा जाता है, चागौन जिसे पोलो कहा जाता है, घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। घोड़े से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई थी, आप बोलोगी इसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इसके बाद जो अगला शासक हुआ था वो था हमारा आराम शाह। आराम शाह एक योग्य शासक नहीं था, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ से नहीं पढ़ेंगे। ये एक अयोग्य शासक था, इसने अत्यधिक समय तक अपने शासन को नहीं किया था। दोस्तों इसके बाद जो शासक हुआ था वो था हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों ये एक प्रतापी शासक था। इल्तुतमिश एक योग्य और एक प्रतापी शासक था। दोस्तों इल्तुतमिश को हम वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो दोस्तों हमारा इल्तुतमिश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बात की जाए दोस्तों इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को चलाया था। एकता प्रणाली को चलाया था। दोस्तों एकता प्रणाली क्या होती है? दोस्तों एकता प्रणाली हम उसे कहते हैं जिसमें
कि किसी भी व्यक्ति को यदि रखा जाता है तो उसे वेतन ना देकर उसको भूमि का कुछ हिस्सा दान कर दिया जाता है, जिसमें वह उपज कर कर अपने लागान को प्राप्त करता है, उसे ही दोस्तों इक्ता प्रणाली कहा जाता है। दोस्तों आगे बात की जाए कि इल्तुतमिश ने और क्या किया था, तो दोस्तों इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया था। दोस्तों इसने लाल कपड़ा पद्धति चलाई थी। दोस्तों लाल कपड़ा पद्धति की बात की जाए तो ये न्याय से संबंधित पद्धति थी कि इसमें जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए था वो आके इसमें न्याय मांग सकता था लाल कपड़ा पद्धति के अंतर्गत। दोस्तों इल्तुतमिश ने दोस्तों आपका जो राजधानी था वो दिल्ली बनाया। राजधानी इसने लाहौर को हटाकर दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। दोस्तों इसने और क्या किया था, इसने दोस्तों आप बोलेंगे सिक्के भी चलाए थे, जिसमें इसने 2 प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया था। दोस्तों एक था सिक्का पीतल, जिसको हम जीतल के नाम से जानते हैं, और दूसरा सिक्का था तांबे का, जिसको दोस्तों हम टका के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर पूछा जाए कि टका किसकी मुद्रा है, तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा भी टका हो जाती है। उस समय हम इसे तांबे के सिक्कों को टका नाम से जानते थे। दोस्तों और भी इसने बहुत सारे कार्यों को किया है। दोस्तों इसने मकबरा पद्धति चलाई थी। मकबरा पद्धति चलाई थी। दोस्तों इल्तुतमिश का एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। इल्तुतमिश का एक पुत्र और एक पुत्री थी। दोस्तों पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन और पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। दोस्तों रुकनुद्दीन ये एक अत्यधिक योग्य शासक नहीं था, तो दोस्तों इसको क्या कर दिया गया था, इसने स्वयं को जबरदस्ती राजा घोषित कर लिया था। इसने स्वयं को जबरदस्ती राजा घोषित कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि चालीसा दल का गठन किसने किया था, तो दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा यहाँ पर चालीसा दल का गठन भी किया गया था। चालीसा दल क्या होता था दोस्तों, ये एक प्रकार का सलाहकार संगठन हुआ करता था, जिसमें 40 सरदारों को शामिल किया जाता था। ये एक तरीके का सलाहकार संगठन था जिसमें 40 तुर्क सरदारों को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश का एक पुत्र रुकनुद्दीन था। ये एक अत्यधिक योग्य शासक नहीं था, इसीलिए इसने क्या किया, स्वयं को जबरदस्ती राजा घोषित कर लिया। दोस्तों यहाँ पर चालीसा दल एक सलाहकार संगठन था, जिसके रूप में इन्होंने क्या किया, चालीसा दल संगठन वालों ने रुकनुद्दीन को उसके पद से हटा दिया और अगला सुल्तान किसको बना दिया, रजिया सुल्तान को बना दिया था। दोस्तों रजिया सुल्तान जो थी ये एक मुस्लिम बेगम शासिका थी। क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम बेगम शासिका कौन थी, तो दोस्तों रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम बेगम शासिका थी। ये दोस्तों खुले मुंह घूमा करती थी। इसने कह सकते हैं कि इसने पर्दा प्रथा को उस समय की दृष्टि से समाप्त कर दिया था। पर्दा प्रथा को इसने उस समय की दृष्टि से समाप्त कर दिया था। दोस्तों रजिया सुल्तान एक महिला होने के कारण लोग इसको अत्यधिक ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। दोस्तों बात की जाए कि रजिया सुल्तान एक महिला थी, इसीलिए चालीसा दल के संगठन इसको सलाह नहीं देते थे। सलाह के रूप में दोस्तों जब इसको चालीसा दल के संगठन के लोग सलाह नहीं देते थे तो इसने एक अपना पर्सनल सलाहकार नियुक्त किया, जिसका नाम था मलिक याकूत। पर्सनल सलाहकार नियुक्त किया जिसका नाम था मलिक याकूत। मलिक याकूत इसको सलाह मशवरा देता था जब भी इसको सलाह की ज़रूरत पड़ती थी। दोस्तों मलिक याकूत इसको सलाह मशवरा देता था जब भी इसको सलाह की ज़रूरत पड़ती थी। दोस्तों उस समय क्या था कि पंजाब, जिसको हम ताबुरे हिंद के नाम से जानते थे, पंजाब जिसको हम ताबुरे ए हिंद के नाम से जानते थे, दोस्तों वहाँ का एक इक़्तिदार हुआ करता था मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया। दोस्तों मलिक अल्तुनिया जो था वो ताबुरे हिंद का इक़्तिदार था। दोस्तों इसने क्या किया, इसने रजिया सुल्तान को राजा मानने से इनकार कर दिया। राजा मानने से इनकार कर दिया। ये बात रजिया सुल्तान को पसंद नहीं आई, तो रजिया सुल्तान ने दोस्तों मलिक अल्तुनिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया, अर्थात युद्ध कर दिया। तो दोस्तों इस युद्ध में रजिया सुल्तान की पराजय हो गई। रजिया सुल्तान की इस युद्ध में पराजय हो गई और विजय कौन रहा, आप बोलेंगे विजय हुआ मलिक अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की पराजय हो गई। दोस्तों जब रजिया सुल्तान ने देखा कि भाई युद्ध के मैदान में पराजित हो रही है, तो रजिया सुल्तान ने विवाह का प्रस्ताव पारित कर दिया मलिक अल्तुनिया के साथ। दोस्तों इसने विवाह का निर्णय लिया। दोस्तों जब इसने मलिक अल्तुनिया के साथ विवाह किया और ये पुनः विवाह कर कर पंजाब से दिल्ली वापस आ रहे थे शासन करने के लिए, तो दोस्तों हरियाणा में एक स्थल पड़ता है कैथल।
हरियाणा में एक स्थल पड़ता है कैथल। कैथल नामक स्थल पर इन दोनों की हत्या करा दी जाती है डाकुओं के द्वारा। डाकुओं के द्वारा इन दोनों की हत्या करा दी जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए कि डाकू भेजे किसके द्वारा गए थे, तो दोस्तों चालीसा दल संगठन के द्वारा डाकू भेजे गए थे, क्योंकि चालीसा दल संगठन इसके महिला होने के कारण इसको अत्यधिक पसंद नहीं करता था। वो चाहता था कि कोई पुरुष व्यक्ति ही शासन को चलाए, इसीलिए उसने डाकू भेजकर इन दोनों की हत्या करा दी। और बाद में दोस्तों हत्या करा दी गई थी मलिक याकूत की, जो कि इसका पर्सनल सलाहकार था। दोस्तों और थोड़ा आगे समझते हैं और जानते हैं इनके बाद जो अगला शासक आया था वह था दोस्तों बहराम शाह। बहराम शाह अत्यधिक योग्य शासक नहीं था, इसलिए वो अत्यधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाया। उसके बाद शासक हुआ था अलाउद्दीन आलम शाह, जो भी एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक की दृष्टि से वो भी अत्यधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाया। उसके बाद यहाँ का दोस्तों एक और योग्य शासक बनता है जिसका नाम था नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह। दोस्तों नसीरुद्दीन शाह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों ये पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे कम खर्चीला शासक था। पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे कम खर्चीला शासक था। ये दोस्तों अगर बात की जाए अपने पर्सनल खर्चे कैसे करता था, तो दोस्तों ये अपने पर्सनल खर्चे स्वयं टोपी बुनकर करता था। टोपी बुनकर करता था। ये अपने पर्सनल खर्चे टोपी बुनकर करता था। दोस्तों इसका एक सलाहकार था, इसका एक सलाहकार था या इसका एक सहयोगी था। सलाहकार था या एक सहयोगी था जिसका नाम था दोस्तों बलबन। जिसका नाम था बलबन। बलबन एक योग्य और कुशल शासक था। बलबन एक योग्य और कुशल शासक था। इसकी कुशलता और योग्यता को देखते हुए बलबन को चालीसा दल में शामिल कर लिया गया था। बलबन को चालीसा दल में शामिल कर लिया गया था। हालांकि चालीसा दल में केवल तुर्क के अलावा अन्य किसी भी जाति को शामिल नहीं किया जाता था। बलबन जाति से एक ईरानी था, लेकिन इसकी योग्यता और कुशलता को देखते हुए इसको चालीसा दल में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि नसीरुद्दीन शाह ये कहीं टहलने जाते हैं तो चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। इनके बाद जो अगला शासक गद्दी पर बैठता है वो दोस्तों था बलबन। अब दोस्तों हम जानते हैं बलबन के बारे में कि बलबन ने किस तरीके से शासन किया और किन किन चीज़ों को लागू किया, किन किन चीज़ों को समाप्त किया। आइए दोस्तों समझते हैं बलबन के बारे में। दोस्तों आगे समझते हैं बलबन के बारे में। बलबन एक योग्य तथा एक प्रतापी शासक था। योग्य एवं एक प्रतापी शासक था। दोस्तों बलबन के बचपन का नाम उल्लुग खान था। बलबन के बचपन का नाम उल्लुग खान था, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको उल्लुग खान की एक उपाधि मिली हुई थी। दोस्तों बात की जाए बलबन की तो इसने सर्वप्रथम चालीसा दल संगठन को समाप्त किया था। इसने चालीसा दल संगठन को समाप्त कर दिया तथा इसने राजा का पद सर्वोपरि बताया। राजा का पद जो था उसको सर्वोपरि इसने बताया कि राजा से ऊपर कोई भी पद नहीं होगा, राजा की बातें ही सर्वमान्य होंगी। लेकिन इसने स्वयं को धार्मिक मामलों से दूर रखा। इसने कहा धर्म से जुड़ी जितनी भी बातें होंगी वो सर्वश्रेष्ठ होंगी, उसके अतिरिक्त अन्य जो बातें होंगी उनमें राजा की बातें अतः राजा का पद सर्वोपरि होगा। इसने दोस्तों क्या किया, इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। रक्त एवं लौह की नीति से संबंधित है कि जो राजा की बातों का बहिष्कार करे अतः राजा की बातों को नहीं माने उसको क्या कर दिया जाए, उसको मृत्युदंड की सजा भी इसने लागू की थी। दोस्तों बलबन क्या था, बलबन एक ईरानी था, इसीलिए इसने एक ईरानी पद्धति चलाई थी जिसका नाम था सजदा एवं पाबोस। सजदा एवं पाबोस। सजदा एवं पाबोस क्या था, तो दोस्तों सजदा एवं पाबोस की जो पद्धति थी वो था झुककर किसी चीज़ को सलाम करना या नमन करना या उसको निवेदन प्रकट करना। ये दोस्तों सजदा एवं पाबोस पद्धति का उद्देश्य था। दोस्तों इसने क्या किया, इसने शुद्ध मकबरा पद्धति चलाई। शुद्ध मकबरा पद्धति चलाई। मकबरा पद्धति चलाई। दोस्तों अगर बात की जाए कि मकबरा पद्धति किसके द्वारा चलाई गई थी, तो दोस्तों ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। अगर बात की जाए शुद्ध मकबरा पद्धति किसके द्वारा चलाई गई है, तो ये बलबन के द्वारा चलाई गई थी। इसने दोस्तों और इसने क्या किया, इसने गुम्मद इसने गोल गुम्मद की प्रथा को चलाया। इसने गोल गुम्मद प्रथा को चलाया। दोस्तों गोल गुम्मद प्रथा क्या होती थी, जो आज के समय में मंदिरों के ऊपर जो गोल गुम्मद टाइप बना होता है, ये प्रथा बलबन के समय से ही प्रचलित थी। दोस्तों
बात की जाए अगर इसकी हत्या की, तो इसकी हत्या किसने की थी? तो दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज शाह द्वारा इसकी हत्या की गई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। हत्या की बात की जाए किसने की, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों बात की जाए कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों इसकी हत्या तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी, लेकिन ये इस वंश का अंतिम शासक नहीं था, क्योंकि दोस्तों अगर बात की जाए कि अगर किसी वंश के प्रतापी शासक समाप्ति की ओर चले जाते हैं तो उन वंशों के समाप्ति में भी कुछ समय लगता है। तो धीरे धीरे कुशल शासकों के समाप्त होने के बाद इसमें एक अयोग्य शासक भी रह जाते हैं। अयोग्य शासक अर्थात इस वंश के अंतिम शासक की जब भी बात की जाए कि अंतिम शासक गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों गुलाम वंश के अंतिम शासक के रूप में हम शमसुद्दीन कैमर्स को जानते हैं। शमसुद्दीन कैमर्स को जानते हैं। अर्थात शमसुद्दीन कैमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब बलबन की हत्या कर दी तो इन्होंने एक नए वंश का उदय किया जिसका नाम था दोस्तों खिलजी वंश। दोस्तों खिलजी वंश के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बड़े ही डेप्थ से पढ़ेंगे कि खिलजी वंश में कौन कौन से प्रतापी शासक हुए हैं, इनसे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था जिसमें मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो लेके आऊँगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।